गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बिहार के कल्चर में, और बिहार की कल्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आगामी परीक्षा 4.0 में, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और पीआरटी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही, और देखिए इस समय सबसे ऊपर जो स्थान चल रहा है वो बिहार में ही चल रही है वैकेंसी के रूप में, क्योंकि टीचिंग के लिए बहुत ही रहेगी। लगभग 2 लाख के लगभग जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रभावित होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिहार के कल्चर में, और जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन बिहार के बारे में। तो कृषि एवं वन संसाधन, जैसा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्या है, राज्य हैं, और बिहार एक भारत का राज्य है, जिसमें जिसमें क्या है, कोसी नदी पाई जाती है, जो एक अभिशाप के रूप में मानी जाती है। और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% जो आबादी कृषि पर निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद, यानी बिहार से जो अलग राज्य बना था वो झारखंड बना था, तो बिहार के लोगों को लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया है। 1990 और 91 में यहाँ 48.88% भूमि पर कृषि की जाती है। 2005 और 6 में देखें तो यह 59.37% हो गया। यहाँ पर 4 फसलें, भदई, अगहनी, रबी, गर्मा लगाई जाती है। यानी यहाँ पर 4 फसलें हैं। एक है भदई, जो कि ऑटम ऑटमन के नाम से जानी जाती है। अगहनी यानी विंटर के नाम से। रबी स्प्रिंग के नाम से। और गर्मा समर के नाम से। तो भदई, देखते हैं कि भदई फसल कौन सी है। तो इसकी शुरुआत जो है मई और जून से होती है भदई, और इसे अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। जिसके अंतर्गत जो भदई फसल है उसके अंतर्गत आता है धान, ज्वार, बाजरा, मकई के अतिरिक्त, जैसे हम एक खरीफ की फसल भी कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त जूट और सब्जी की खेती इस समय की जाती है। तो जो खरीफ की फसल मान के चलिए, और उसको एक भदई के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगहनी विंटर, यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आधी से अधिक कृषिगत जो भूमि पर फसल उगाई जाती है वो अगहनी उगाई जाती है, जिसे विंटर कहते हैं। यह जो फसल है मध्य जून अगस्त तक लगाई जाती है, और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल की मुख्य पैदावार है। इनमें अरहर और गन्ना साल भर तैयार होता है। देखते हैं रबी की फसल। इस फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है रबी को, और अप्रैल में काट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, दलहन, तेलहन और खास उपज होती है इसके लिए। गर्मा फसल क्या होती है, समर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। फिर निम्न भूमि स्थानीय जल स्रोतों, मिट्टी गीली रहती है। इस फसल में गर्मा धान और ग्रीष्मकालीन की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बिहार में जो है वो 4 प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे कि भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। भदई को जैसे मैंने बताया जून से ही शुरू होती है, अगस्त सितंबर में इसकी कटाई, और जिसके अंतर्गत भदई धान, ज्वार, बाजरा, यानी एक फसल जो धान का एक प्रकार होता है भदई, उसी के नाम से जानते हैं भदई। फिर अगहनी, अगहनी और जो भदई है लगभग एक जैसी ही होती है, क्योंकि जो भदई में क्या होता है जून से शुरुआत होती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। लेकिन यह जो अगहनी में अंतर क्या है, ये जून और अगस्त तक लगाई जाती है, और यह नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, अरहर इसका भी मुख्य है, और इसमें भी भदई, धान, ज्वार, बाजरा ये
कम समय के होते हैं। जो भदई फसल होती है कम समय के लिए होती है, जल्दी उत्पादन इसका हो जाता है, जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। बिहार में गहन खेती की जाती है। अगहनी फसल को खरीफ फसल भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, अगहनी को क्या कहा जाता है, तो इसे खरीफ फसल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसमें काट ली जाती है। जिसे धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल की जो है मुख्य फसल है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। बिहार की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मकई, जौ, ईख, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन, तेलहन इस प्रकार के अनेक फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें देखते हैं। धान, जो कि पेड्डी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, तो पेड्डी बिहार की खाद्यान्न फसलों का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भदई, अगहनी तथा गर्मा अर्थात 3 फसलें उगाई जाती हैं इसमें, और इसकी खेती राज्य के सभी भागों में होती है। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है। यानी जो भदई धान होता है वो उत्तर पूर्वी भागों में किया जाता है। धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहितास और औरंगाबाद इन 3 जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण है, जबकि रोहतास और औरंगाबाद क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी चंपारण में धान का उत्पादन होता है, उसके बाद रोहतास का, फिर औरंगाबाद। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास जो है 5.76% अव्वल है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो रोहतास आगे है, और अगर पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण है। गेहूं का देखते हैं। वीट जो है खाद्यान्न फसलों में धान के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण फसल है बिहार का, और इसका उत्पादन जो अगर देखें तो 2007 में कुल 20.5 लाख हेक्टेयर में लगभग 43 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। आगे इस पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मक्का देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, इसमें अगर हम गेहूं देखें तो गेहूं सबसे ज़्यादा जो है नवंबर दिसंबर में इसको बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, और इसके उत्पादन में रोहतास जिला जो है प्रथम रहा है। यानी रोहतास गेहूं की फसल में सबसे आगे है, और इसमें धान में कौन सा था, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास है। चलिए मक्का की बात करें तो यह बिहार का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह भदई, अगहनी एवं रबी गर्मा चारों फसल में पैदा होता है। अगर यह देखें तो सबसे अधिक उत्पादन इसका खगड़िया जिला में होता है, मक्का का खगड़िया जिला में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर जो है समस्तीपुर और बेगूसराय में मक्का का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज देखें तो मोटे अनाजों में महुआ, मिलेट, ज्वार, बाजरा को सम्मिलित किया जाता है, और इसकी खेती जो है 2007 में 46.71, और इसका कुल उत्पादन, इसमें मधुबनी जिला मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, मधुबनी जिला। और दूसरे पर अगर देखें तो किशनगंज है। तो मैंने क्या समझा कि धान में अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है, गेहूं में रोहतास है, और अगर मक्का में देखें तो वो खगड़िया जिला सबसे आगे है, और अगर मोटे अनाज में देखें तो प्रथम स्थान पर जो है वो मधुबनी जिला रखता है। अब बात करते हैं तेलहन की, यानी ऑयल सीड जो होते हैं, इसमें राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली, तिलहन इस प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं, तो वो मुख्य रूप से इसका जो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो पश्चिमी चंपारण, इसके बाद बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा स्थान इसके मुख्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड्स हैं, तिलहन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, पश्चिमी चंपारण में होती है। तिलहन की 2 फसलें हैं, एक है रबी जिसमें राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम और रेड़ी, तथा दूसरी है खरीफ की फसल जिसमें तिल, सूरजमुखी, मूंगफली की खेती की जाती है। आगे देखते हैं दलहन। दलहन को देखते हैं प्रोसेस को, कि बिहार की दलहन फसलों में जो चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उर्द तथा कुर्थी जो है ये मुख्य हैं। दलहन की फसलों में ये जो मुख्य हैं, इनमें चना, मसूर, खेसारी, मटर एवं गर्मा मूंग रबी दलहन की फसल है। इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो दलहन का
उत्पादन वो किया जाता है, दलहन उत्पादन में पटना जिला का जो स्थान है सबसे आगे है। औरंगाबाद और कैमूर जिले जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर अपना स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। तो सबसे पहले जो बिहार में धान में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है जो है वो पश्चिमी चंपारण है। अगर वहीं अगर हम गेहूं की बात करें, फिर से एक बार इनको रिपीट मार लेते हैं जो कि याद रहेगा। तो धान के लिए मैंने जो बताया कि इसके लिए सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण है। अगर हम गेहूं की बात करें तो वही रोहतास जिला में सबसे अधिक है गेहूं। और अगर मक्का की बात करें तो ये खगड़िया में स्थित है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और मोटे अनाज का जो है मधुबनी जिला में। और अगर हम यहीं तिलहन की अगर हम बात करें तो वो पश्चिमी चंपारण में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर वहीं दलहन की बात करें तो ये पटना जिला में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक फसलों। अभी तक मैंने खाद्यान्न फसलों की बात की, अब व्यावसायिक फसलों की बात करेंगे क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप्स होगा। तो गन्ना है, जो शुगर केन है, तो गन्ना हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सबसे अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना खेती के लिए जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है, या गन्ना भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती की प्रमुखता है, जैसे गंडक, बागमती, कमला तथा घाघरा नदियों के दो आप प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें क्या है, गन्ना की खेती की उत्पादन जो है 5,338 हजार मीट्रिक टन हुआ। विगत कई वर्षों से गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरे में गोपालगंज, और तीसरे में पूर्वी चंपारण मुख्य उत्पादक का क्षेत्र है। तो गन्ना में भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण है, और चावल में भी पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरी देखते हैं जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जूट। तो जूट जो है, जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है, और पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान। यानी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है बिहार में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और फिर उसके बाद असम में जूट का उत्पादन होता है। यहाँ अगर देखें तो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो वो बिहार के पूर्णिया जिले क्षेत्र में होता है। उसके बाद बात करते हैं तम्बाकू की। तो तम्बाकू जो है, तम्बाकू तम्बाकू उत्पादन में बिहार का भारत में छठा स्थान है। यानी भारत में अगर देखें तो तम्बाकू के रूप में छठवां स्थान है। इसके लिए खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। समस्तीपुर और वैशाली जिले इसके लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे ज़्यादा जो तम्बाकू का उत्पादन होता है अगर बिहार जिला में देखें तो वो समस्तीपुर जिले और वैशाली जिले में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर और मुजफ्फर जिलों में भी इसकी खेती होती है। तम्बाकू खेती इन जिलों में 140,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, और 16,140 मीट्रिक टन तम्बाकू का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हमने जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं यानी व्यावसायिक फसलें हैं उनके बारे में देखा। तो जैसे हमने बताया गन्ना, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिमी चंपारण में। अगर वहीं बात करें हम जूट की, तो जूट का जो है संपूर्ण देश का जूट जो बिहार है 8% उत्पादन करता है। जूट उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम है। और बिहार में अगर देखें तो पूर्णिया सबसे ज़्यादा इसके मुख्य भाग है। पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा तम्बाकू वो जूट का उत्पादन होता है। तम्बाकू जो है उत्पादन में बिहार का छठवां स्थान रखता है भारत में, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो तम्बाकू वो समस्तीपुर और वैशाली जिले में होती है। सब्जियों और अब फल एवं मसाले के रूप में हम देखते हैं वेजिटेबल, स्पाइस एंड फ्रूट्स। बिहार में सब्जियों के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लोबिया, फलगोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि की खेती यहाँ पर की जाती है। बिहार में आलू का जो उत्पादन है वो
5,66,000 मीट्रिक टन होता है और 1,68,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। पटना एवं नालंदा आलू पैदावार में आगे है, यानी आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पटना और नालंदा में किया जाता है आलू का। तो उसके बाद देखते हैं प्याज की खेती। प्याज की भी खेती मुख्य रूप से पटना और नालंदा जिले में की जाती है। नवादा, गया और जहानाबाद में भी प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, चिली की बात करें तो मिर्च जो है, मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे बृहद पैमाने पर की जाती है। बिहार में अन्य फसलें भी, अन्य मसाले जैसे हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन भी इसका उत्पादन इसका किया जाता है। वहीं देखें अगर मौसमी फसलों में जैसे आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा, मखाने बिहार में उत्पन्न किए जाते हैं। आम के लिए जो मुख्य है, आम सबसे ज़्यादा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले प्रसिद्ध है। लेकिन आम जो है बिहार में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है वो भागलपुर जिले में किया जाता है। लीची के लिए जो है मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है और वैशाली ख्याति प्राप्त है। वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर केले के भी बागान विकसित किए जाते हैं। तो आम सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? भागलपुर में। और अगर वहीं मखाने की बात करें तो मखाने का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा मधुबनी और दरभंगा जिले में प्रसिद्ध है। गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, ककड़ी और तरबूज की भी खेती की जाती है। तो आम का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो भागलपुर में होता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर। और अगर मखाने को देखें तो मखाने जो है वो मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब कृषि की समस्याएं देख लेते हैं। कृषि देखो, किसी भी ना किसी में समस्याएं रहती हैं हमेशा। बिहार के 90% आबादी जो क्षेत्र है वो देहात है, रूरल एरिया है। और 80% जो जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। यहाँ पर समस्या जो है मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है। घटिया बीजों का उपयोग किया जाता है। खेतों का छोटा आकार होना, किसानों में रूढ़वादिता, तो ये सब क्या है कि कृषि के लिए समस्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 93.6 लाख हेक्टेयर है, यानी 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 93.6 लाख हेक्टेयर में 64 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखें तो 59.36% ही केवल बुआई क्षेत्र में आता है और 40% से अधिक कृषि क्षेत्र अनुपयोगी रहता है। यानी अगर खेती देखी जाए तो केवल 59.36 ही जो बिहार में कृषि अग्रस्त क्षेत्र है। बिहार में 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है, जिसमें 8.35 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर बिहार में है और शेष 1.6 लाख हेक्टेयर मोकामा टाल में स्थित है। बिहार देश का तीसरा बड़ा सब्जी उत्पादक रहा, यानी सब्जी में अगर देखें तो बिहार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद और लीची उत्पादक राज्य है। यानी बिहार जो है देश का, अगर देश में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अमरूद और जो लीची है वो सबसे ज़्यादा बिहार में ही पैदा होता है। समस्याएं देख रहे थे, उसमें सिंचाई की भी समस्या है, बाढ़ की भी समस्या है। अब आगे देखते हैं कृषि कैलेंडर, एग्रीकल्चर जो कैलेंडर है उसको देखते हैं। मध्य जून में भारी वर्षा के बाद खेत में हल चलाया जाता है और जुलाई में खरीफ की बुआई होते ही अगस्त में धान के पौधे को प्रतिरूपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है और सितंबर में खरीफ फसल तैयार हो जाता है। यानी धान के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद सितंबर में जब खरीफ फसल तैयार हो जाती है तो सितंबर में खेत की रबी की फसल तैयार की जाती है और जनवरी में रबी की फसल को एक निकौनी की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद गन्ने की खेती में लोग लग जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं, अभी तक हमने समझा कृषि। अब हम देखते हैं बिहार का जल संसाधन।
बिहार में जल का विशाल भंडार है, जो हमें दो प्रधान स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। एक होता है धरातलीय जल, इसमें नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं, और एक होता है भूमिगत जल, जिसमें कुआं, झरने, नलकूप और हैंडपंप आदि सम्मिलित हैं। बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई, गृह एवं औद्योगिक संस्थान में एक है, लेकिन यह वर्तमान में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग जो है सिंचाई में होता है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधनों में जैसे नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पाइन मुख्य हैं। इसमें अगर हम देखें तो नहर जो है, बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ है। बात करें यहाँ पर कि इनमें जो है नहरों में नदियों पर बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार खेतों तक पहुंचाया जाता है। आज़ादी के पूर्व की नहरें जैसे हैं सोन नहर। जो सोन नहर है वो एक आज़ादी के पूर्व की नहर है। यह सोन नदी सिंचाई परियोजना का एक भाग है और यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। कौन सी? सोन नहर। इसे 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। इसमें दो नहरें निकाली गई थी, पूर्वी पश्चिमी सोन नहर। इन नगरों के द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्र की 4 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो उसमें सिंचाई की जाती है। उसके बाद बात करते हैं सारण नहर। सारण नहर जैसे सोन नहर हो गई। इसके बाद बात करते हैं सारण नहर। इसका जो खंड हमें देखने को मिलता है तो सारण नहर गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण हुआ था, सारण नहर का। वहीं बात करें ढाका नहर, तो ढाका जो है अनुमंडल में ललकिया नदी पर एक छोटा नहर है, जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है और इसके द्वारा 4500 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित की जाती है। इसके बाद बात करते हैं त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। इसकी कुल जो लंबाई है वो 1094 किलोमीटर है और पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई है त्रिवेणी नहर। आज़ादी के बाद की अगर नहरें देखें तो कोसी नहर जो है, कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर दो नहरें निकालेंगी, एक पूर्वी कोसी किनारी और एक पूर्वी कोसी नहरी और तथा पश्चिमी किनारे पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किलोमीटर। इसकी मुख्य नहरों की 4 शाखाएं मुरलीगंज नहर, जानकी नगर नहर, पूर्णिया नहर और अररिया नहर जो है इसकी मुख्य शाखाएं। चलिए अब बात करते हैं गंडक नहर की। तो गंडक नहर जो नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास जो है वो 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इस बांध से पश्चिम और तिरहुत नहर पूर्व की ओर सारण नहर निकाली गई है और तिरहुत नहर से सारण जिले को लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। बात करते हैं नलकूप की, तो नलकूप भी सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन है। नलकूप आज़ादी के पूर्व बिहार में नलकूपों की जो व्यवस्था है वो नहीं के बराबर थी, लेकिन आज अगर देखें तो नलकूपों द्वारा समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी होती है। कुआं देखते हैं तो बिहार राज्य में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, किंतु अब इसका प्रचलन जो है बहुत ही कम हो गया है। अब इसके स्थान पर जो है पंप सेटों का प्रयोग होने लगा। कुओं से सिंचाई का काम केवल 2% ही रह गया। इनमें दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण जिले प्रमुख हैं। तालाब द्वारा अगर देखें तो तालाब जो है बिहार का पावन पर्व जब छठ का अपड़ भी तालाबों के किनारे किया जाता है। इसमें बिहार में दो प्रकार के तालाबों की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है,
जबकि कृत्रिम तालाबों की सुविधा मैदानी भागों में हमें देखने को मिलती है। छठ मुख्य रूप से बिहार एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। यह बहुत ही पावन पर्व है और अब यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार संपन्न होता है, एक सरदई और दूसरी चैती छठ कहलाता है, जो क्रमशः कार्तिक षष्ठी और चैत षष्ठी में आयोजित होता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई की मधुबन जिले का एक प्रथम स्थान जो है मधुबनी जिले में, इसमें 17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। दूसरे स्थान पर नालंदा या 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होती है। अन्य साधनों में अगर हम देखें तो पाइन, अहेर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, डेकू और मोट आदि प्रकार के इसमें सिंचाई के मुख्य साधन हैं। अब हम बात करते हैं नदी घाटी योजना। बिहार की जो नदी घाटी योजना है उनको बारे में हम समझ लें। इसमें अब हम देखेंगे तो बिहार में जो नदी घाटी योजना है जिसमें 3 प्रमुख योजना है। तो पहली हमारी जो प्रमुख योजना है वो है सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। और अगर हम दूसरी देखें तो वो है गंडक नदी घाटी परियोजना। और उसके बाद तीसरी देखें तो कोसी नदी घाटी जो परियोजना है। ये 3 जो है मुख्य परियोजना है नदी घाटी योजना है। कहाँ की? यानी बिहार की रिवर वैली प्रोजेक्ट। जिसमें अन्य परियोजना भी हैं जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, वरनार जलाशय परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना यह क्या है? यह बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास जो है अंग्रेज सरकार ने कब किया था? 1874 ईस्वी में सिंचाई के लिए किया था। हम इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उनको ही उठाते हुए चलेंगे, बाकी आप लोग देखते चलेंगे। तो सोन नदी जो नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है, जो कि पहली नदी घाटी परियोजना थी, जो कि 1874 में इसका अंग्रेज सरकार ने इसका जो है विकास किया था इस परियोजना का। और इसी जो इस क्षेत्र से यानी इस घाटी परियोजना से सिंचाई होती है। इसके कारण क्षेत्र को बिहार का एक चावल का कटोरा भी कहा जाता है, जिसमें इसकी जो उप शाखाएं भी हैं, लेकिन इस नहर से जो है पटना, गया एवं जिला की कई नहरों की शाखाओं में उप शाखाएं विकसित की गई हैं। चलिए अब बात करते हैं गंडक घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना का उत्तर प्रदेश में बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, जो है गंडक नदी घाटी परियोजना, जो भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू की गई है। और इस परियोजना द्वारा बिजली, सिंचाई तथा जल आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसालोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा एक अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी क्या है? इस परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य के सामूहिक प्रयास का फल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना है और उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षतिग्रस्त पर रोक लगाने से सिंचाई विकास यानी सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका रोहड़
एवं पर्यावरण पर नियंत्रण आदि। इसके लिए कोसी नदी का घाटी का परियोजना का निर्माण किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो कैमूर, रोहतास, दुर्गावती में क्या है, कैमूर जो है और रोहतास जिले के जिस सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करता है। दुर्गावती नहर में कुद्र के पास 1962 में 17,325 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई लक्ष्य से बांधने का निर्माण पर किया गया, किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, चेनारी के प्रखंड में कर्मचाट के पास इस नदी पर 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना थी, जिसमें 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके बाद अन्य परियोजनाएं आती हैं, जैसे ऊपरी किउल जलाशय परियोजना, फिर आती है बागमती परियोजना जो कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है। बागमती परियोजना कहाँ है, सीतामढ़ी में जिले में। उसके बाद अगर हम बात करें वरनार जलाशय परियोजना, तो इस नदी द्वारा वरनार नदी पर एक पक्का बांध बना करके जमुई जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 22,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का काम हो सकेगा। इस प्रकार से हमने देखा जल संसाधन और उसमें कुछ खास परियोजनाएं देखी। अब हम देखते हैं वन संसाधन। फॉरेस्ट रिसोर्स देखेंगे तो फॉरेस्ट रिसोर्स जो बिहार के रूप में देखें तो बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया। यानी जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो वनाच्छादित क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। और वर्तमान बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन और प्रति व्यक्ति भूमि वन भूमि का औसत मात्र 0.05 हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 0.53 हेक्टेयर से भी बहुत कम है। बिहार के वनों को दो वर्गों में रखा जाता है, एक तो आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा शुष्क पतझड़ वन। हम इससे पहले भी वीडियो में ये वनों के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो बिहार में कुल 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है और मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। अधिसूचित क्षेत्रों का लगभग 50% भाग जो है वीरान तथा विलुप्त है। पहला देख लेते हैं आर्द्र पतझड़ वन क्या होता है। तो आर्द्र पतझड़ वन जो है इस प्रकार के वन दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र एवं पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जैसे सोमेश्वर दून शिवालिक क्षेत्र जिसे बोलेंगे। तो 1917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस वन का विस्तार है। इसमें क्या है, बांस, सबई घास, महुआ, जामुन, कटहल इस प्रकार के वृक्षों का देखने को हमें मिलते हैं। शुष्क पतझड़ वन बिहार के पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती तथा भाग दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वनों का हमें देखने को मिलता है विस्तार। कैमूर और रोहतास जो है इस जिले में इसका मुख्य विस्तार इसमें है। चलिए अब बात करते हैं वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87% भाग ही वन आच्छादित है, जबकि राष्ट्रीय नीति अनुसार 33% भागों में वनों से आच्छादित होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके संरक्षण के बारे में। तो इसके लिए कृषि वानिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया। तो जो राष्ट्रीय श्रम विकास योजना RSVY के तहत समुद्र आधारित वन प्रबंध एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। इस कृषि वानिकी से न केवल राज्य में आय में वृद्धि होने लगी, बल्कि काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल का आधार भी उपलब्ध होगा। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 1980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान भी है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। कांवर झील और प्रवासी पक्षियों कहाँ, बिहार में। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सालिम अली ने इसे पक्षियों को स्वर्ग भी बोला है। किसको, कांवर झील को। तो डॉक्टर पक्षी वैज्ञानिक ने डॉक्टर सलीम अली ने इस पक्षियों को स्वर्ग भी कहा है। पक्षियों का स्वर्ग कहने के बाद कांवर झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है। चलिए आगे हम देखते हैं
इस प्रकार से हमने पढ़ा वन वन संसाधन, जल संसाधन और कृषि संबंधित इससे बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो जैसे मैंने बताया तो बिहार में जो खेती है वो 80% क्षेत्र में खेती की जाती है। देखिए अगर बेसिकता मुक्ता देखें तो 36.5 पर की जाती है। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है तो वो हमारी 80% जो है जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। इसमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? जैसे कि बात करते हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। तो इसमें कौन हमारा जो है वो तो वो हमारा रोहतास जो है वो नहीं है। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर हो रहा है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर का तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय का तरी तथा गंगा का जो दियारा है वो तंबाकू उत्पादन के लिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी की जो परियोजना का आरंभ हुआ तो वो 1900 शायद है 54 में हुआ। हम इसको एक बार देख लेते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। 1955 में हुआ इसका मुख्यतः जो है 1955 में ही हुआ है। तो मैंने जैसे बताया 1954 में। वैसे 1886 में गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो जैसे मोती बेतिया, मोतिहारी मोतिहारी तो इसका वाल्मीकि नगर इसका राइट है खा नंबर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में नहरों द्वारा होती है। बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र वन का क्षेत्र है? तो वो 6000। बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र वन? 6374। तो इसका ऑप्शन नंबर का हमारा राइट। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, दरभंगा में और भागलपुर में। तो कुशेश्वर जो स्थान है वो वैशाली जिले में स्थित है। कांवर झील स्थित है दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में और मुजफ्फर जिले में। तो जो कांवर झील है वो कहाँ पर स्थित है? इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो कांवर झील जो है शायद है बेगूसराय में पड़ती है। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? बेगूसराय जिले में जो है वो कांवर झील स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसको हम देख लेते हैं।
यानी संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर है राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर का जो है हमारा इसका सही है। यानी कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है और संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो हमारा कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को पूरा किया। और एक क्वेश्चन और बनता है, नहरों द्वारा सिंचाई जो है वो एक नज़र डाल देते हैं कि सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है। थोड़ा सा डाउट है। नहर, इसमें जो मुख्य साधन नहर है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ है और इसमें मुलायम मिट्टी। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसी जो सोन नहर है, तो हमारा उसका जो राइट आंसर है हमारा यही है। रोहतास जो जिला है उसमें नहरों में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो रोहतास जिले में, तो उसका हमारा राइट आंसर वही है। चलिए, इस प्रकार से हमने जल संसाधन को भी और कृषि को भी कंप्लीट किया। इसका राइट आंसर रोहतास ही है। ठीक है। तो इसमें वाल्मीकि नगर एक क्वेश्चन बनता था, बिहार में जूट की वृद्धि हो रही है, इनमें गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो गन्ना उत्पादक जैसे दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, अगर हम इसको एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें नहीं पूछा है कौन सा जिला नहीं है। तो गन्ना उत्पादक में जो कि व्यवसायिक में आती है गन्ना, जो गन्ना में है जैसे पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, दूसरे गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो था, यानी गन्ना जो नहीं है, तो इसका यही हमारा राइट, रोहतास जो है वो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। मैंने आपके पूरे डाउट क्लियर किए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और जो कि अब रहेगा हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में बिहार के क्षेत्र को देखेंगे तो खनिज संपदा की उपलब्धता जो है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिहार विभाजन के बाद खनिज जो है संपन्न क्षेत्र झारखंड में चला गया और बिहार राज्य खनिज संपदा में लगभग खाली हो गया।
हम्म। ले। खनिज संपन्न क्षेत्र जैसे झारखंड में चला गया और बिहार राज्य खनिज संपदा में लगभग खाली हो गया। अब यह देश की खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम है। चूना पत्थर और पाइराइट के दो ऐसे खनिज हैं जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट आदि थोड़ी बहुत मात्रा में संचित है। तो इसके जो मुख्य पॉइंट हैं हम उनको देखेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पर सबसे। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आते हैं बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, अयस्क, इस प्रकार से आते हैं। तो बॉक्साइट का अगर हम उत्पादन देखें तो भंडार में 1.5 बिहार में होता है, जो कि जमुई और बांका जिले में स्थित है। यानी बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है? जमुई और बांका जिले में स्थित है। इसके मेन मेन पॉइंट देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे पढ़ते हैं। इसमें सोना धातु 0.1 है, 0.6 प्रति टन होता है। ये सोना एस का कुल भंडारण जो मीट्रिक टन, बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें जो बात मैंने की, जो बॉक्साइड है वो जमुई और गया, जमुई और बांका जिले इसके मुख्य हैं। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार है। क्या आप जानते हैं कि मस्कोवाइट बहुत ही अच्छा उच्च कोट का ब्रक होता है? यानी जो मस्कोवाइट जो है उच्च कोट का ब्रक होता है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है और यह लाल तांबे के रंग का होता है। इसकी परतें बहुत ही मोटी होती हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ी होती हैं। अब्रक मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक तो मस्कोवाइट जो कि उत्तम कोट का है, फ्लोगोफाइड, और एक होता है बायोटाइट। तो बॉक्साइट मैंने समझा सबसे ज़्यादा गया और जमुई बांका जिले में है। और धात्विक खनिज में जिसके अंतर्गत आते हैं बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, एस, राइट। अब्रक मस्कोवाइट सबसे उत्तम कोट का है। उसके बाद तीन होते हैं अब्रक के, मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट। चलिए आगे देखते हैं अधात्विक खनिज। चूना पत्थर, अब्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पाइराइट, क्वार्टिज, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, ये सब क्या है? स्लेट, सोरा अधात्विक खनिज हैं। इसमें अगर मुख्य रूप से देखें हम तो कैमूर एवं रोहतास में मिलता है। इसमें जो अधातु खनिज हैं सबसे ज़्यादा कैमूर और रोहतास जिला में सबसे अधिक मिलती हैं। अब्रक का कुल भंडार 60.35 मीट्रिक टन है। यह जो है झारखंड से संलग्न क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे अगर बात करें नवादा, जमुई और बांका जिले इसके जो मुख्य भंडार है अब्रक के। अमझौर पहाड़ी जो है जो कि रोहतास के पाइराइट से 40% गंधक जो मिलता है। यानी अमझोर पहाड़ी है वहाँ से गंधक गंधक मिलता है जो 40% मिलता है, जो कि रोहतास में है। सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है पाइराइट रोहतास एवं कैमूर के खदानों से आता है। अमझौर जो है पहाड़ी में पाइराइट का जमाव 125 किलोमीटर है। चलिए अब इसमें देखते हैं कैमूर और रोहतास जिलों में डोलोमाइट का भंडार है। इसका कुल संचित भंडार में 180,000 टन सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिलों से प्राप्त होता है। इसका कुल भंडार अगर देखें तो 5.25 हजार मैट्रिक टन पाइराइट है। तो मैंने जो इसका मुख्य जो पॉइंट है उनको देखे हैं, उन्हीं को फिर से समझ लेते हैं। अभ्रक में अगर देखें तो नवादा, जमुई, बांका जिले जो है अभ्रक के लिए मुख्य है, जो कि झारखंड से संलग्न क्षेत्र है। वहीं अगर हम गंधक की बात करें तो वो अमजोर पहाड़ी पर मिलता है जो कि रोहतास में है। अगर वहीं सिंदरी उर्वरक बात करें तो जो कि पाइराइट रोहतास और कैमूर की खादों से प्राप्त होता है। अमझौर अगर देखें तो वही पाइराइट का जमाव जो 125 किलोमीटर में है। चलिए आगे देखते हैं। अमझौर पहाड़ी जो प्रसिद्ध है, दूसरा केंद्र इसी का है कैमूर जिला। बिहार में पाइराइट भंडार जो है वो मैट्रिक टन है। यहाँ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है कौन सा? पाइराइट। गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिलों में क्वार्टेज की भी खान है। यानी क्वार्टेज जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है।
बिहार में कुछ मात्रा में फेल्सपार भी पाया जाता है जो कि 5000 मीट्रिक टन उपलब्ध है इसमें। यह भी एक कीमती पत्थर है जो कि दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। अगर वहीं बात करें चीनी मिट्टी की, तो भंडार जो है वो भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में है। इसका कुल उत्पादन 1.2 लाख मीट्रिक टन है। लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले में सिलेट के संभावित भंडार हैं। इसका कुल भंडार 4 लाख घन मीटर से कुछ अधिक है। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, सोरा पर्याप्त जिले में इनको ये खनिज जो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परमाणु खनिज के बारे में। देखिए, आपको अगर समझ ना आया तो आप प्लीज इसे रिपीट जरूर कर लें, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाम कुछ अलग हैं। अब बात करते हैं परमाणु खनिज की। जो एटॉमिक मिनरल्स हैं, ग्रेफाइट जिसे हम ब्लैक लीड भी कहते हैं, या इसके को हम प्लुम्बगो भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरी उद्योग में उपयोग होता है। यह मुंगेर और रोहतास जिले से प्राप्त होता है परमाणु खनिज। ईंधन खनिज की बात करें तो फ्यूल मिनरल्स की, तो गंगा द्रोणी बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। और तेल एवं प्राकृतिक गैस जो है ओएनजीसी कैल्स बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से इस ओर प्रयास चल रहा है। दरभंगा तथा चंपारण क्षेत्रों में खोज का काम चल रहा है ईंधन खनिज के लिए, फ्यूल मिनरल्स, राइट। तो मैंने परमाणु खनिज के लिए क्या था प्रसिद्ध, जो कि हमारा मुंगेर और रोहतास प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इन खनिजों के अतिरिक्त भी है, जैसे ग्रेनाइट, उच्चकूट, बालू एवं क्ले मिट्टी का पर्याप्त भंडार है। ग्रेनाइट का भंडार पाया गया है जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका जिले में जो है ग्रेनाइट, लेकिन ग्रेनाइट सबसे ज्यादा गया में पाया गया। अब हम बात करते हैं शक्ति साधनों के। तो बिहार में शक्ति के साधनों में किसी भी साधन में विकसित नहीं है। इस संबंध में दूसरे पर आधारित निर्भर जो बिहार है, इसमें परंपरागत जो ऊर्जा स्रोतों से तापीय विद्युत केंद्र है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बिहार में कई तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र हैं। इनमें कहलगांव, कांटी और बरौनी जो है तापीय विद्युत केंद्र प्रमुख है। कहलगांव जो है सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता इसकी 840 मेगावाट है। यह केंद्र द्वारा प्रयोजित एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है। भविष्य में इसकी क्षमता 1500 मेगावाट करने की योजना है। अगर वहीं दूसरी बात करें तो काटी तापीय विद्युत केंद्र जो है मुजफ्फरपुर के निकट है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। फिर बात करते हैं बरौनी ताप विद्युत परियोजना की, तो स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था बरौनी में। इसकी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है। तो परंपरागत ऊर्जा में जो तापीय विद्युत केंद्र है वो कहलगांव में सबसे ज्यादा अधिक है, जिसमें थर्मल पावर की जो क्षमता है वो 840 मेगावाट है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। बरौनी ताप विद्युत परियोजना 1970 में स्थापित हुआ था। कहलगांव एवं कांटी के लिए कोयला झारखंड के कारखानों से प्राप्त किया जाता है, जबकि बरौनी के लिए कच्चा माल एवं डीजल बरौनी तेल शोधक कारखानों से ही मिल जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं जल विद्युत की। एक और पॉइंट देख लेते हैं। जो नवीनगर है तापीय विद्युत परियोजना का रेलवे एवं एनटीपीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इसका प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट, यह औरंगाबाद जिले में है। अब बात करते हैं जल विद्युत की। अभी तक हमने तापीय विद्युत की बात करी, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, जल विद्युत की। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना का तेजी से काम हो रहा है। इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम यानी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपीसी का गठन किया गया। इसके द्वारा 2055 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। डिहरी जो है रोहतास जिले में स्थित है और स्थित पश्चिमी सोन परियोजना बारोड़ औरंगाबाद, पूर्वी सोन लिंक नहर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण तथा कटैया परियोजना, ये चारों परियोजना जो है बीएचपीसी के अधीन संचालित है, जिनमें 44.10 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है।
कैमूर एवं औरंगाबाद जिलों में बीएचपीसी के अधीन कई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें 6 जो है वो निर्माणाधीन है। जैसे बात करें कलेर अरवल में, अगनूर बगहा पश्चिमी चंपारण में, ओबरा जो है औरंगाबाद, तेजपुर टेहरी रोहतास, डेलबाग नासरीगंज रोहतास में, नासरीगंज नोखा रोहतास में, जयनगर जल विद्युत परियोजना है, जो मुख्य रूप से इनका काम चल रहा है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। तो गैर परंपरागत नवकरणीय ऊर्जा की भारी संभावनाएं मौजूद हैं। बहुत हद तक जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। विकास अभिकरण बेड़ा को राज्य में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के जरिए दूरस्थ गांवों में विद्युतीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। बिहार के उत्पादन में समेत बायोमास आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के द्वारा 200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता मौजूद है। चलिए अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है उनको देखेंगे। इस प्रकार से हमने बिहार में शक्ति संसाधनों को पढ़ा। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावना है वो कहाँ है? जैसे हिमालय क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदान, दक्षिणी बिहार की पहाड़ी। तो इसका घ नंबर जो है गंगा के द्रोणी क्षेत्र में जो है मुख्य क्षेत्र है। चूना पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग उद्योग में होता है। तो किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक होता है। पाइराइट खनिज जो है वो एक धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, ईंधन है। तो पाइराइट जो है वो एक अधात्विक खनिज है।
कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? तो वो 7 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो जल विद्युत उत्पादन क्षमता देख लेते हैं इसकी। (44.10) है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ख हमारा राइट है। इस प्रकार से हमने शक्ति संसाधन जो थे बिहार के वो पूरे किए। इसको आप लोग, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम क्लियर करते जा रहे हैं और जो भी डाउट होते हैं वो हम क्लियर कर ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन माध्यमों से हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करें थे बिहार में उद्योग एवं परिवहन के बारे में। अब जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, और कल पढ़ेंगे इसके बिहार उद्योग एवं परिवहन के बारे में। तो आप लोग कल नेक्स्ट समय से अपने 8:30 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।